अब जो लोग कहते हैं ना इस्लाम इस्लाम इस्लाम, वो यार मैंने इनकी वो चीजें देखी है ना यार। वो लड़कियां 15-15, 16-16, 14-14 साल की बच्चियां, इसने उस लड़की को बेचा, दूसरे से खरीदा खरीदा। अब तक ये बीवी के सामने उनके साथ सो रहा है। गवर्नमेंट ने इनका वीजा कैंसिल कर, पासपोर्ट ही कैंसिल कर दिया। पहला केस है दुनिया का फर्स्ट केस था जिसमें किसी सिटीजन का पासपोर्ट ही कैंसिल कर दिया। अभी आज भी पाकिस्तान सिटीजन नहीं है ये, इनका जाली वाली पासपोर्ट तो है। पंजाब के इलाके में एक जगह ये रहते हैं, गांव में छोटा सा, वो डस्का के आसपास का इलाका ही है, उसी बहुत सेम एरिया। मैंने 70 मुल्क दूर में, आई बीन टू 70 कंट्रीज। लेकिन अगर मुझे अब बोले ना कि मुझे थाईलैंड या मुझे ब्राजील या मालदीव, और मुझे बोले कराची चले, ऑल रन टू कराची, बोला चलो बाहर में भी जाता हूँ कराची। वो रोना जो था वो मैंने आज तक, वो मेरे जहन में आज तक, आई थिंक आई कॉज दैट पेन, पर आई डोंट नो हाउ टू होल्ड बैक। इधर आप हर एक से हर दिल की बात नहीं कर सकते हैं ना, बहुत सी चीजें जो जस्ट मेरे अंदर हैं। पिछले एपिसोड में कामरान ने अपने FBI करियर के मेजर केसेस के बारे में बताया कि कैसे FBI एजेंट्स दहशतगर्द ग्रुप्स के साथ ताल्लुकात कायम करते हैं। लेकिन इस सीरीज की फाइनल एपिसोड में कामरान हमें बताएंगे कि क्या वजह बनी जो उनका FBI करियर यकदम ख़त्म हो गया, और फिर कैसे उन्हें स्वीडन के बाद अमेरिका में भी कैद का सामना करना पड़ा। कब उन्होंने सारा सच अपनी फैमिली को बताया, और वो कौन से पाकिस्तानी दहशतगर्द थे जिनका केस उन्होंने पर्सनली हैंडल किया। कामरान कायम खानी वाज एक्सीडेंटल केस फॉर मी, आई डिडंट आस्क फॉर इट। ये मेरी जोली में आके गिर गया, बच्चे जैसे पैदा होते हैं ना। मुझे कॉल आया मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे जो आईसिस वालों के पास था, मुझे उस पर एक मैसेज आया कि मेरा नाम सच एंड सच है और मैं अपनी फैमिली के साथ तुर्की में हूँ। तो उस वक्त मैं तुर्की में था, तो मुझे कॉल आया कि मैं तुर्की में हूँ। तो मैंने बोला तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं नहीं जानता फॉरलिफ उसको। मुझे बोलता है कि मेरा जो मुझे क्रॉस करना था बॉर्डर, आपसे ये सवाल कभी नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं पूछता कि तुम किस ग्रुप के साथ हो, बिकॉज यू नो आई एम नॉट सपोज टू। तो देयर इज अ ट्रिक क्वेश्चन, मैं पूछता हूँ कहाँ से क्रॉस करना था, क्योंकि जो गाजियान्तेप वाला है वो आईसिस का है, और जो हताए वाला है वो हमारी वाली साइड, अलकायदा की वाली साइड है। सो मैंने उसको पूछा अच्छा तो कहाँ से क्रॉस करना चाह रहे हो, बोलता है गाजियान्तेप से। ही सेड टू मी। तो मैंने बोला यहाँ कैसे पहुंचे, बोलते यार मुझे ऑनलाइन किसी ने रिक्रूट किया था। मैंने कहा करते क्या हो, मीन वाई विड रिक्रूट यू। बोलता है मैं ऑयल फील्ड में काम करता था पाकिस्तान में, मैं ऑयल इंजीनियर हूँ, और मैं पहले से दीनदार नहीं था, दीन जाग गया इसमें। तो अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ ये तुर्की मूव हो गया। अच्छा, बीवी को झूठ बोल के लाया था कि मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ, हम लोग घूमने जा रहे हैं। ये बीवी को झूठ बोल के लेके, अब इसकी बीवी को तो अब वेकेशन पे आप अंदर ले गए, जब आँख खोली तो सपना टूटा, आप सीरिया में आ गए, और ये मारता था बीवी को की तरह। तो मैंने बॉस को बोला, मैंने कहा मुझसे पूछ रहा है जाने दूं, बोलता भेज दो, अंदर आके काम आएगा ना। अमेरिकन सेंडिंग आईसिस फाइटर, कितना बड़ा स्पाइडर वेब है ना, इसको नहीं पता कि हुआ है। सो मैंने आईसिस के कांटेक्ट को कॉल किया अंदर, मैंने कहा मेरा एक बंदा आया हुआ वहाँ पे, ऑयल फील्ड वाला है, तो मैं काम आएगा, तो इसको पिक कर लो, फैमिली और बच्चे हैं। बोलते यार बहुत डिफिकल्ट है अभी फैमिली बच्चे का अंदर जाना। मैंने बोला वो तो मेरे लिए एक ही डील है, दैट्स इट, इधर फैमिली बच्चे और नथिंग, या मैं इसको अपनी तरफ ले जा रहा हूँ, या मैं उसको फिर ब्लैकमेल की, मैंने अलकायदा में ले जाऊंगा इसको तो जाना है, वो तो छोड़ चुका है। ये पाकिस्तान से काफ़ी पैसा लेके आया हुआ था, 30-40 हज़ार डॉलर का सब सोना था इसके पास, ये गोल्ड में कन्वर्ट करा के लेके आया हुआ था सारी चीज़ें। तो खैर आई लेट हिम क्रॉस। मैंने गाजियान्तेप वाले मेरे इस बंदे ने इसको क्रॉस किया। इसको फिर उन्होंने अच्छी तरह रखा, क्योंकि बता रही मेरे रेफरेंस से गया हुआ था, दे प्रोवाइड हिम एवरीथिंग। इसको घर मिल गया। तो देर अज़्ज़हूर एक जगह है सीरिया के अंदर, देर अज़्ज़हूर, तो देर अज़्ज़हूर के अंदर इसको, वहाँ पे ऑयल फील्ड है, वहाँ इसको जॉब भी मिल गई है। अच्छा, फिर उसने जाके सीरियन 2 छोटी छोटी 16-16 साल की लड़कियाँ खरीद ली, यजीदी, वो भी घर में रखता था ये। अब जो लोग कहते हैं ना इस्लाम इस्लाम इस्लाम, ओ यार मैंने इनकी वो चीज़ें देखी है ना, मैं अगर आपको सुनाना शुरू करूं, मैं मेरे शर्म के मारे, आप देख रहे हैं मेरे मुंह से हया से बातें नहीं निकलती, क्योंकि अब इसकी नमाज और क़िरात सुनिए तो आपके रूह कांप जाए। फिर इसने ट्रेडिंग शुरू कर दिया। अब इसने क्या किया कि इसने सस्ते में खरीदी। फिर यार वो लड़कियां 15-15, 16-16, 14-14 साल की बच्चियां, अब तक ये बीवी के सामने उनके साथ सो रहा है। फिर उन गजीदी लड़कियों को, वो इजीदी कहलाते हैं, यजीदी नहीं होते, इजीदी कहलाते हैं। इनकी लड़कियां हेजल आइज होती हैं, कंजी कंजी आंखों वाली, बहुत लाइट स्किन, बहुत खूबसूरत लड़कियां होती हैं। तो ये आईसिस फाइटर इनको जाके, जब ये इनके हमला करते हैं, इनकी लड़कियों को उठा के ले आते हैं। ये क्या करता, लड़की को बेल्टों से मारता था, खाने को नहीं देता था। तो एक दिन मुझे उसकी वाइफ ने बोला देखो ये लड़की भी बहुत जुल्म कर रहा है, ये छोटी लड़की है, मैं खाने को नहीं दे रहा। 2 दिन उसको भूखा रखा, उसके हाथ इसने ऊपर करके ऐसे बांधे हुए, तो मैं वीडियो देख रहा हूँ, उसकी वाइफ ने मुझे वीडियो बना के भेजी, उसने ऊपर बांधे हुए तो छुरी से उसके ब्रेस्ट के अंदर नीचे से काट के ब्लीड करा। ही वाज अ साइको, इनको ये रेप करा। फिर इसने ट्रेडिंग शुरू कर दी, इसने उस लड़की को बेचा, दूसरे से खरीदा, यानी ही स्टार्ट
नाउ ही हैड मनी मेकिंग स्कीम, नाउ आई एम यूजिंग हिज वाइफ अगेंस्ट हिम, क्योंकि इसकी बीवी को तो ये मारता भी है, तंग भी करता है। सो ऑल द इंफॉर्मेशन, इसका फोन डाटा, इसका कंप्यूटर डाटा मैं इसकी वाइफ से लेना शुरू कर दिया। दैट वाज वैल्यूएबल। ऑयल कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितने लोग ले रहे हैं, पेमेंट कितनी आई है, अमीर कौन है उस जगह का, क्योंकि आईसिस इज वेरी हश हश, और वो इलाके में अमेरिकन प्रेजेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो जा भी नहीं सकता, इतना दूर है वो। मुझे बोलती थी कि मुझे किस तरह से निकाल के पाकिस्तान भिजवा दो वापस, लेकिन उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट उसने लेके फेंक दिया था। तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि एक दफा काम पे गया हुआ था, एंड आई हैड इनफ ऑफ इट। सो मैं अपने बॉसेस को बोल रहा था कि वी वांट टू रिलीज दिस गर्ल। उसके बाद 6 लड़कियां थी उस दिन अपार्टमेंट में। सो मैंने इसकी बीवी को बोला, मैंने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें एक शर्त पे रिलीज करूंगा, मैं तुम्हें गाड़ी भेज के पिक यू अप। तो मेरा बॉस एग्री नहीं हो रहा, बोलता टू रिस्की ऑपरेशन नहीं कर सकते। मैंने बोला मुझे हेल्प ही नहीं चाहिए, मुझे बूट्स नहीं चाहिए, तुम हेलीकॉप्टर से छत से रेंजर नहीं था, मुझे सिर्फ ओके कर दो, आई टेक केयर ऑफ इट। बोलता नो टू रिस्की। मतलब ओके। मैंने बहुत गलत ऐसी की तैसी तेरी, मैंने कॉल किया, मैंने खुद ही अपने तौर पे अपने पैसे से, क्योंकि उसको कॉस्ट मनी, वो $10,000 देना था बंदे को, $10,000 दे के बच्चियों को सारे को $1,000। तो मैंने इसकी लड़की को बोला कि ये काम पे गया हुआ था, इसको रात को आना था तेल के कुएं से वापस, ही वॉज डूइंग मैनेजिंग। सो इसकी वाइफ को मैंने बिठाया, लड़कियों को बिठाया, लड़की को सुना, ड्राइवर ने गाँव छोड़ा। इसकी लड़की को लेके वी क्रॉस अप टू अलकायदा साइड, हम इदलिब ले आए इसकी बीवी को और बच्चों को, और इदलिब से भी क्रॉस अप टू तुर्की, इस्तांबुल, एंड दैट्स शी मेड इट होम आफ्टर दैट। और फिर आता है नबील शेख, एक ब्रिटिश पाकिस्तानी जिसका पासपोर्ट टेररिज्म की वजह से कैंसिल कर दिया गया। He is the brother-in-law of वलीद अल आगा। इन्होंने वलीद से शादी उस लड़की, ये लोग क्या हुआ था कि नबील शेख यूजली जो था वो पाकिस्तानी ब्रिटिश बॉर्न है, ये पाकिस्तान में रहा नहीं है कभी भी। ये लोग पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे थे, दे गॉट पिंच इन अफगानिस्तान। तो ये जब वापस जाने लगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला ना ना ना, यू नॉट वेलकम हियर। ये पूरी फैमिली का, इनमें ये और भी भाई हैं, इनके 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई भी पाकिस्तान में हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनका वीज़ा कैंसिल कर, पासपोर्ट ही कैंसिल कर दिया। पहला केस है दुनिया का फर्स्ट केस था जिसमें किसी सिटीजन का पासपोर्ट ही कैंसिल कर दिया। अब कहाँ जाऊँ, ये पाकिस्तान सिटीजन तो थे नहीं, अब आपके पास कुछ भी नहीं है पाकिस्तान मतलब, अभी आज भी पाकिस्तान सिटीजन नहीं है ये, इनके जाली वाली पासपोर्ट तो हैं, लेकिन ओरिजिनली दे नॉट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। पंजाब के इलाके में एक जगह ये रहते हैं, गांव में छोटा सा, वो डस्का के आसपास का इलाका ही है, उसी बहुत सेम एरिया। सो दे लिव देयर, वहां पे घर है इनका, दे हैड पैसा था उनके पास कुछ। वलीद की बहन की शादी जो है वो नबील से हुई है। नबील वाज डूइंग ओके इन पाकिस्तान। जब वलीद तुर्की चला गया, इसको इसने बुला लिया झूठ से वहां, और फिर जब मेरे घर में रेड हुआ तो वलीद के साथ ये भी पकड़ा गया था, नबील भी। फिर नबील वादा माफ गवाह बन गया, नबील टेस्टिफाई अगेंस्ट ऑल द गाइज, बिकॉज तुर्किश इंटेलिजेंस को इसने सारी A to Z खबर देके अपने ब्रदर इन लॉ को और बाकी और सबको भी इसने बलि चढ़वा दिया। उसके रिटर्न में तुर्किश इंटेलिजेंस ने इसको लेट हिम लिव इन तुर्की। FBI के लिए टेरर नेटवर्क्स इन्फिल्ट्रेट करने के अलावा कामरान ने यूनाइटेड नेशंस के लिए आसारे कदीमा भी स्मगल किए। यूनाइटेड नेशंस जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज, आपने सुना होगा कि किसी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज, सो पाल्मेरा जो सीरिया में एक जगह है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि वहां के आसार, क्योंकि वो अलेक्जेंडर के जमाने की चीजें, दे आर नॉट वेरी स्मॉल, दे आर साइज ऑफ अ वॉल। जैसे वो एक गोल्ड की आपने प्लेट देखी, वो 10 कमांड, वो ओरिजिनल 10 कमांडमेंट है, वो गोल्ड है, इतनी बड़ी स्लेट है, वो उसको उठाना ही अजाब हो गया था। वो सारी चीजें म्यूजियम जितने तोड़े गए थे, चाहे वो आईसिस ने तोड़े हो चाहे वो अलकायदा ने तोड़े, तो म्यूजियम तोड़ के वो सामान को निकाल लिया गया था, और वो सामान ब्लैक मार्केट में बिक रहा था। ब्रिटिश बायर्स भी थे, जो निकाल रहे थे वो ब्रिटिश लड़के थे ज़्यादातर, जो ब्रिटिश फाइटर्स हैं ना। कुछ मिडल ईस्ट जा रहा था, कुछ दुबई या सऊदी के शेख जो थे वो, क्योंकि उनके लिए बड़ी आसार जमा करते हैं। यूनाइटेड नेशंस नहीं चाहता था कि ये जो है सामान, एक तो टेरर फंडिंग होती है इससे, जो पैसा आता है वो टेरर फंडिंग के लिए यूज होता है, दिस वाज फॉर टेरर फंडिंग। दूसरी चीज़ ये थी कि ये एंटीक्स जितने भी हैं, दे गोना गेट लॉस्ट, ये तो रिच हिस्ट्री है ना। उन्होंने फिर ब्यूरो को कांटेक्ट किया कि अगर आपके एजेंट्स वहाँ पे होते हैं, अगर गेट अ हैंड ऑन इट। सो खाकसार को ये मौका मिला, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ लगते हैं तो आपको मैंने पहले बता दिया, मैं पूछता हूँ एंड गेम क्या है, बोलते हैं यूनाइटेड नेशन को चाहिए, कितने चाहिए, जो भी मिल जाए, हाउ मच मनी वी टॉकिंग अबाउट, यू नेम इट। ठीक है, फिर मसला नहीं है, देन आई विल डू इट। सो आई गॉट किल्ड ऑलमोस्ट डूइंग ये जो चीज़ जो आप ये देख रहे हैं ना, जो मोज़ेक पेंटिंग है, मैं ये लेने जा रहा था सीरिया में, ऑलमोस्ट मरते बचाई, और वो रशियन जेट ने बॉम्बिंग कर दी थी वहाँ पे। फिर मैं वापस आया, मैंने कहा ये ना करा करो मुझसे, खामखा कोई बोलेगा किस लिए मरा था, बोले पेंटिंग लेते हुए मर गया था।
एंड यूएन को ऑलरेडी पता था कि दिस वाज कहाँ से निकला, कहाँ से आया. सो बेसिकली दे उनका पैसा था, दे पे फॉर इट. मैं आगे पैसा देता था, आई स्मगल इट बैक टू वट एवर कंट्री. यूजली अमेरिका स्मगल करता था वहाँ से, और ये जो था वापस यूनाइटेड नेशन को चले आते थे. दे केप्ट इट. FBI का काम अमेरिका के इंटरनल मामलात पे नजर रखना है, लेकिन फिर कामरान FBI के लिए इंटरनेशनल ऑपरेशंस में क्यों हिस्सा ले रहा था? 9/11 से पहले एक बहुत क्लियर कट पिक्चर थी. FBI इंटरनल इश्यूज देखी थी, CIA एक्सटर्नल इश्यूज देखी थी, एंड NSA एंड देयर DIA, वो ये एक्सटर्नल इश्यूज के लिए थे आपके पास. लेकिन यू गॉट अंडरस्टैंड वन टेक्निकल थिंग इन इट. अगर किसी भी दुनिया में किसी जगह कोई एक्सीडेंट होता है, जैसे आरामको बॉम्बिंग हुई फॉर एग्जांपल, आरामको बॉम्बिंग हुई, तो उसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? वो FBI इन्वेस्टिगेट करती है. अब वो अमेरिका में तो नहीं है, लेकिन चूंकि कहीं भी एक अमेरिकन किडनैप हो जाए, एक अमेरिकन कुत्ता मर जाए, अमेरिकन बिल्ली को बुखार हो जाएगा, द FBI हैव टू गो एंड टेक केयर ऑफ दैट. दैट्स कॉल्ड अमेरिकन पुलिस, जो इंटरनेशनली काम करती है. क्योंकि CIA इन्वेस्टिगेट नहीं करती किसी चीज को, इन्वेस्टिगेट करती है स्पाई ना, स्पूक्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती. तो टेक्निकल नो हाउ कम फ्रॉम FBI के पास. वो टेक्निकल स्वाट भी होती है इनके पास, ड्रग्स के लिए भी अलग चीज होती है. हर एक डिवीजन है इसमें. ये 9/11 के बाद ये चीजें बहुत तेजी से डेवलप होना शुरू हुई. उसके बाद एक चीज बनी, एक टास्क फोर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था. तो एक टास्क फोर्स बनी जिसका नाम था JTTF, जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स. उसमें उन्होंने क्या किया कि FBI के जो बेस्ट एजेंट, DEA के बेस्ट एजेंट, पुलिस के, हर लॉ एनफोर्समेंट के जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ द क्रॉप थे, दे पिक्ड इट आउट. उसमें ये आपका खादिम भी एक शामिल था. FBI के लिए कई साल काम करने के बाद कामरान का करियर एकदम खत्म हो गया, लेकिन क्यों? अच्छा, टकराव तो मेरा शुरू हो गया था जब मैंने आपको बताया कि जब इन्होंने पाकिस्तान में जो मैं चाह रहा था वो नहीं किया. नंबर 1 चीज, जो कि सबसे पहली चीज, मैंने देखा कि यार ये मेरा स्किन कलर है, मैं ब्राउन हूं, हम पाकिस्तानी. मैं जब पाकिस्तान छोड़ के गया था तो मैं रोया था. हमेशा एक चीज थी अंदर से मुझे चुभती थी. तो मेरे दिल में एक पंगा तो ऑलरेडी था. वतन की मोहब्बत मेरे अंदर से कभी नहीं गई. मैंने 70 मुल्क दूर में, अभी 70 कंट्रीज. लेकिन अगर मुझे अब बोले ना कि मुझे थाईलैंड या मुझे ब्राजील या मालदीव, और मुझे बोले कराची चलो, ऑल रन टू कराची, बोला चलो बाहर में भी जाता हूँ कराची. ऐसा कह लेंगे इन्होंने मुझे बहाना दे दिया बागी होने का. जब इन्होंने अब्दुल बासित वाले केस में, और फिर ये, तो मेरे जहन दिल में ना वो एक होता ना, एक शीशे में दरार आ गई थी कि यार ये इन्होंने सही नहीं किया. असल में मेरे वतन, मैं हूं पाकिस्तानी. आई गिव यू, मैंने आपको दुनिया भर के केसेस दिए, ऑल आई आस्क फॉर 2 guys यार, जो कि मेरे मुल्क के लिए कर रहे हैं. व्हाई नॉट गिव मी दोस 2 guys? एटलीस्ट मैं उंगली कटा के तो शहीदों में नाम लिखवा लूं ना. क्या मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया? अभी मैंने कुछ नहीं किया. तो देन जाबिर मोती वाला केस हैपन, एंड देन द फैब्रिकेटिंग द एविडेंस, बहुत सारी चीजें. तो वो दिल में एक, जब आपके बीवी से, जब आपकी शादी को बहुत साल हो जाए ना, लेकिन अगर कोई ना कोई बात बीवी की बुरी लगती है तो फिर आप वो क्या करते हो, कहीं ना कहीं और निकाल लेते हो आप. तो बोलो अब उसने ये नहीं था कि दाल अच्छी नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने 4 दिन पहले मेकर से लड़ाई ना, बोला दाल अच्छी नहीं बनाई की बच्ची. दैट्स व्हाट स्टार्टेड टू मी एग्जैक्टली. वो दाल अच्छी नहीं बनी की बच्ची हो गया. तो अब मैं बहाने ढूंढ रहा हूँ, एंड द बहाना गेव मी, जाबिर मोतीवाला के केस ने मुझे बहाना दे दिया. जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पूरे खुल के, अब पहले मुझे ऑलरेडी पता है कि इन्होंने पाकिस्तान की तो कोई, इनको इज्जत है, हमारी तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना. हमारे ये आके बम कर दे, हमारे बच्चों को मार दे, तो दे डोंट केयर. आई डू, दे डोंट. तो हु एम आई? सो व्हाई वुड आई डू यू एनी फेवर ना? जब मुझे बहाना मिला, दिन आए थे मैं अब नहीं करूंगा. अच्छा, मुझे पता नहीं था, बी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे नहीं पता था इतना हार्श ट्रीटमेंट होगा. मैं समझ रहा था ऐसे ही डराएंगे धमकाएंगे ना, थोड़ा सा खुल जाएगा फिर कुछ ना. मुझे मेरी बीवी ने एक बात पूछी, इफ यू हैड द चांस टू डू दिस अगेन पाकिस्तान के लिए, वुड यू डू इट? मैंने बोला 100 टाइम. मैं कसम खा के बात बोलता हूँ, इफ आई डू इट 100 दफा भी करना पड़ा, आई विल डू द सेम स्टूपिड थिंग अगेन. जहां तक बात है एजेंट की लाइफ की, एवरीबडी इज नॉट कट आउट फॉर इट. लोग पागल हो जाते हैं. यूजली एजेंट, आई बीन मैरिड, दिस इज माय 8th, मेरी 8वीं शादी है ये. आई बीन मैरिड 7 टाइम बिफोर. क्यों? Did I have not the money? Yeah, I had. I had the best vacation. Yes, I did. I could never give them time. एक चीज जो टाइम थी वो मेरे, और मेरी बीवी को ये नहीं पता कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है. जिस हालात में मैं रह रहा हूं, वो हमेशा, कभी पहाड़ों में, मैं झुग्गियों में रहता था, मट्टी में रहता था, बाहर. जिस दिन शावर मिलता था ना, बोलता यार बड़ा, 5 दिन के बाद जब शावर आदमी लेता है ना ठंडे पानी में, तो बड़ा अजीब लगता है यार जिस्म को.
और फिर पीछे हमेशा एक एजेंट को दूसरी दूसरी एजेंसी चेस कर रही होती है। अब मैं ब्राज़ील में काम कर रहा हूँ अमेरिकन गवर्नमेंट के, ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट मुझे चेस कर रही है। आई हैव टू उनको तो मुझे क्रॉस कर रहा हूँ, अर्जेंटीना से पैराग्वाय से क्रॉस कर रहा हूँ, कभी किसी मुल्क से क्रॉस कर रहा हूँ। आपके पीछे मौत लगी है, यू गेट कॉट इन दिस थिंग, मुझे जो यानी यू कैन गेट किल्ड। और जो मारे खाई है ना, बाप रे बाप, मुझे तुर्किश इंटेलिजेंस ने पिक किया था 3 दिन उन्होंने अपना मेहमान रखा है भाई। वो उल्टा लटका के ऐसा मारते थे ऊपर अल्लाह नीचे हुई हुई। अब क्या बोलोगे, मैं FBI के लिए काम करता हूँ और मारेंगे, बोलो अलकायदा वाला हूँ ट्रिपल मारेंगे, अब क्या कहोगे वहां पर जाके? आपके ख्याल में क्या मुझे अभी जो मैंने जो केस किया जाबिर वाला रॉ मुझे छोड़ देगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे पता है दिस इज नॉट अ जोक। कम उम्री में घर और मुल्क छोड़ने पे मजबूर कामरान ने फिर कई साल बाद अपने घर वालों को उसके साथ पेश आने वाले हादसात के बारे में बताया। रेफ्यूजी कैंप में रहना, जेलों में रहना, फिर अमेरिका तक का सफ़र, बहुत हार्ड टाइम देखे, भूख देखी है। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी अगर मैं शायद अपने वालिद साहब को या वालदा को ये बात बता दूं तो उनको गिल्ट होगा, उनको अंदर से होगा कि यार हमने इसको बाहर भिजवाया। मैं नहीं चाहता उनके जहन में कभी ये ख्याल आए कि हम इसकी हिफाजत नहीं कर सके और ये बाहर, अब बच्चा था ना मैं, कीप इन माइंड वो स्टिल अ चाइल्ड। तो जब पहली दफ़ा जब वो अमेरिका आए 99 में, मेरे पेरेंट्स यहाँ मूव हो गए थे, रिलोकेट हुए, तो मेरे वालिद साहब ने पहली दफ़ा, वालदा ने मुझे पूछा कि यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो मैं अच्छा 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 कहता था उनका। तो मैंने बोला मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। फिर उन्होंने पूछा बेटा नहीं आप आ गए। तो मैं बोला हम जाते हैं डिज्नी, और वहाँ एक रिजोर्ट में मैंने बुकिंग की हुई है अपनी फैमिली को मैं लेके। पहले जब आए थे तो आई कैप्ट 1 मंथ डिज्नी, मैंने बोला अच्छा दिखा दूँ। तो एक डिज्नी का एक बहुत अच्छा गोल्फ रिजोर्ट, मैंने 1 महीने के लिए उनकी सारी सबकी बुकिंग वहाँ की थी, तो ये अच्छा देख लेना क्योंकि मैं बिजी हो जाऊँगा काम में। तो मैं उनको वहाँ लेके, मैं वहाँ बात करेंगे हम लोग। सो आई टुक हिम वन डे। फिर मैंने शाम को एक दिन बाहर उनको बिठा के मैंने बोलना शुरू किया। मेरी वालदा के आंसू और वालिद के आंसू, यानी वो, मैं शायद बीच में रुक जाता लेकिन फिर दे डिडंट लेट मी। तो वो फिर जब मैंने उनको पूरा सफ़र के रुदाद और आई थिंक इट वाज गिल्ट फॉर देम एज वेल, लेकिन उनके इख्तियार में भी नहीं था कि अगर मेरी हरकतें वो होती, जारी बात है मुझे बाहर तो नहीं भेजा जाता। वो रोना जो था वो मैंने आज तक, वो मेरे जहन में आज तक, आई थिंक आई कॉज दैट पेन, पर आई डोंट नो हाउ टू होल्ड बैक। इधर आप हर एक से हर दिल की बात नहीं कर सकते हैं ना, बहुत सी चीज़ें जो जस्ट मेरे अंदर हैं। सो दैट्स व्हाट इज अबाउट। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.